अधिकांश घर के मालिकों के लिए इसोप्टेरा, जिसे आमतौर पर दीमक के रूप में जाना जाता है, अवांछित मेहमान हैं। इंसेक्टा वर्ग के ये सामाजिक कीट आश्चर्यजनक रूप से कम समय में आपके घर सहित किसी भी संरचना पर कहर बरपा सकते हैं। एक घर के मालिक के रूप में दीमक क्या करते हैं और उनके व्यवहार और आदतों को समझना इन कीटों को दूर रखने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण है। दीमक आखिर कहाँ से आए? जबकि दुनिया भर में दीमक की लगभग 2000 प्रजातियां हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 50 प्रजातियां हैं। अमेरिका में दीमक के सबसे आम प्रकार भूमिगत, सूखी लकड़ी और नम लकड़ी के दीमक हैं। दीमक संभवतः जुरासिक या ट्राइसिक काल के दौरान अफ्रीका या एशिया में उत्पन्न हुए थे, जिनमें से पहले पुष्टि किए गए जीवाश्म प्रारंभिक क्रेटेशियस में दिखाई दिए थे। तो फिर दीमक क्या करते हैं? दीमक के व्यवहार का सबसे दिलचस्प पहलू उनकी अथक कार्यशैली है। वे अविश्वसनीय रूप से मेहनती माने जाते हैं, बिना सोए पिए 24 घंटे काम करते हैं। दीमक अपने घोंसले बनाने और बनाए रखने, भोजन की तलाश करने और अपने बच्चों की देखभाल करने में खुद को समर्पित करते हैं। ये लगातार गतिविधि उनकी कॉलोनियों के अस्तित्व और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अधिकांश दीमक अनिवार्य रूप से अंधे भी होते हैं, जो दृष्टि के बजाय संचार और नेविगेशन के लिए फेरोमोन, कंपन और रासायनिक संकेतों पर निर्भर होते हैं। दीमक उन कॉलोनियों में रहते हैं जो जाति व्यवस्था के तहत काम करती हैं, जिसमें श्रमिक, सैनिक और प्रजननकर्ता शामिल होते हैं। प्रत्येक की विशिष्ट भूमिकाएं होती हैं। कॉलोनी का अधिकांश हिस्सा श्रमिक दीमकों से बना होता है, जो भोजन इकट्ठा करने और घोंसले को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। सैनिक कॉलोनी की रक्षा करते हैं, जबकि प्रजनन करने वाली जाति, जिसमें रानी, राजा और पंख वाले एलेट्स शामिल हैं, प्रजनन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जाति व्यवस्था प्रभावी संसाधन प्रबंधन, खतरों से बचाव और कॉलोनी के निरंतर विकास को सुनिश्चित करने में मदद करती है, जिससे दीमक विविध वातावरणों में सफल होते हैं। क्या दीमक उड़ सकती है? दीमकों के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि कुछ उड़ सकते हैं, लेकिन सभी नहीं। दीमकों की विभिन्न प्रजातियां अपने प्रजनन चरण के दौरान उड़ सकती हैं, लेकिन केवल एक निश्चित जाति के पास ही पंख होते हैं। अमेरिका में दीमकों के 3 सबसे आम प्रकार भूमिगत, सूखी लकड़ी और नम लकड़ी सभी में प्रजनन करने वाली जातियां झुंड में उड़ने में सक्षम होती हैं। इन पंख वाले दीमकों को एलेट्स या स्वार्मर्स कहा जाता है, क्योंकि वे एक समूह में एक साथ उड़ते हैं। ये पंख वाले दीमक केवल थोड़ी दूरी तक और वर्ष के सीमित समय के दौरान ही उड़ सकते हैं। एक बार जब पंख वाले दीमक जमीन पर उतरते हैं, तो वे अपने पंख गिरा देते हैं, जिससे छोड़े गए पंख दीमक के संक्रमण का एक स्पष्ट संकेत बन जाते हैं। दीमक कैसे संवाद करते हैं? दीमक अद्वितीय हैं क्योंकि वे रासायनिक संकेतों, कंपन और शारीरिक संपर्क के माध्यम से संवाद करते हैं। वे कॉलोनी में संदेश भेजने के लिए फेरोमोन का उपयोग करते हैं, जैसे सदस्यों को खतरे के बारे में सचेत करना या उन्हें भोजन के स्रोतों तक पहुंचाना। कंपन और स्पर्श, विशेष रूप से उनके जटिल घोंसले की संरचनाओं के भीतर, कॉलोनी के संगठन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दीमक का आहार। दीमक की आदतें लकड़ी के मुख्य घटक सेल्यूलोज को प्राप्त करने और उसका उपभोग करने के इर्द गिर्द घूमती हैं, जबकि कुछ दीमक प्रजातियां जीवित पेड़ों को निशाना बनाती हैं। अधिकांश सड़ती हुई लकड़ी या सेल्यूलोज युक्त मानव निर्मित संरचनाओं की ओर आकर्षित होती हैं, जिससे वे घर के मालिकों के लिए एक गंभीर खतरा बन जाती हैं। अगर आपको संदेह है कि दीमक आपके घर को खा रहे हैं, तो कुछ संकेत हैं। खोखली आवाज वाली लकड़ी की तलाश करें, खास तौर पर नींव के पास या क्रॉल स्पेस के आसपास। झुंड के मौसम के बाद खिड़कियों या दरवाजों के पास छोड़े गए पंख भी दीमक की गतिविधि का संकेत दे सकते हैं। अफ्रीकी सवाना के एक ऊंचे महल जैसे टीले में छिपी दीमक रानी रहती है। वहां एक मिट्टी के कैप्सूल में अलग थलग वह अपने जीवन काल में 1/4 अरब से ज्यादा अंडे देती है। लेखिका लिसा मार्गोनेली, जो दीमकों के रहस्यों का अध्ययन कर रही हैं, कहती हैं, रानी की अवधारणा मूल रूप से शुरुआती औपनिवेशिक प्रकृतिवादियों द्वारा नामित की गई थी। जब उन्होंने दीमक के टीले को खोदा और अंडे निकालती एक बड़ी मादा आकृति देखी, तो उन्होंने कहा, अच्छा, ये रानी है और वह ही प्रभारी होगी। दीमक की रानी शायद वह माँ है जो अपने बच्चों के झुंड के लिए अंतिम बलिदान देती है। मदर्स डे की पूर्व संध्या पर एनपीआर इस प्रजाति की जमीन के नीचे संघर्ष, पुनर्जन्म और मृत्यु की कहानी का सम्मान करता है। दीमक के टीले के अंदर एक ऐसी दुनिया है जो लगातार गतिविधियों और उद्देश्यों से भरी हुई है। प्रत्येक दीमक का एक बहुत ही विशिष्ट कार्य होता है। इसमें श्रमिक दीमक, सैनिक दीमक और नर और मादाओं का एक विशेष समूह होता है जिसे एलेट्स कहा जाता है, जो प्रजनन करने में सक्षम होते हैं।
वर्ष में एक बार किसी विशेष नम गर्म शाम को जब परिस्थितियां बिल्कुल सही होती हैं, ये पंखयुक्त कुंवारी रानियां और नर टीले की छोटी छोटी दरारों से बाहर निकलते हैं और हवा में उड़ जाते हैं। स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन के शोधकर्ता और नेशनल ज्योग्राफिक फोटोग्राफर मार्क मोफेट ने दीमकों के इन बादलों की तस्वीरें ली हैं। वे कहते हैं वे खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। दुनिया भर में बहुत से लोग उन्हें खरीदते हैं और खाते हैं। वे बहुत स्वादिष्ट होते हैं। मैं आमतौर पर उन्हें तलकर खाता हूँ। दीमक की उड़ान कुछ ही पलों की होती है और फिर वे ज़मीन पर तैरकर आ जाती हैं। जब रानी दीमक ज़मीन पर उतरती है तो वह अपने पंख खुजलाती है। दक्षिण अफ्रीकी प्रकृतिवादी और कवि यूजीन मारियास ने 1937 में अपनी पुस्तक द सोल ऑफ द वाइट एंट में लिखा, एक पल हम उसे उसके पंखों के साथ देखते हैं और अगले ही पल वह दूर चली जाती है और उसके पंख घास में पड़े होते हैं। वो उस महिला से कहीं ज़्यादा तेज़ है जो अपना शाम का गाउन उतारकर कुर्सी पर टांग देती है। अगर रानी किसी राजा से मिलती है तो वे रेंगते हुए चले जाते हैं, एक गड्ढा खोदते हैं और हमेशा के लिए ज़मीन के नीचे गायब हो जाते हैं। फिर कभी दिन की रोशनी नहीं देखते, दोनों संभोग करते हैं और टीले की दुनिया शुरू होती है। यहाँ तक कि मेरे जैसा कीट विज्ञानी जो सभी प्राणियों से समान रूप से प्रेम करता है, दीमक रानी को देखकर बहुत चौंक जाता है। मार्गोनेली कहते हैं, रानी 15 साल तक हर 3 सेकंड में एक अंडा देती है। उसका शरीर फैलता है, जो शुरू में एक पैसे के बराबर लंबा होता है, वह लगभग एक इंसान की तर्जनी के आकार का हो जाता है। जबकि श्रमिक विस्तृत गुंबददार कक्षों का निर्माण कर रहे हैं जो जमीन से 30 फीट ऊपर तक उठ सकते हैं, राजा जीवन भर रानी के साथ एक सुरक्षात्मक कैप्सूल के अंदर रहता है। मोफेट कहते हैं, यह छोटा नर राजा इस विशालकाय मादा के बगल में बैठा है जो कई इंच लंबी हो सकती है। यह एक भयावह चीज है। मेरे जैसे कीट विज्ञानी भी जो सभी प्राणियों से समान रूप से प्यार करते हैं, दीमक रानी को देखकर चौंक जाते हैं। उसकी त्वचा फैली हुई और पारदर्शी है, जिससे सतह के नीचे एक बुदबुदाता रस दिखाई देता है। बच्चे रानी की देखभाल करना शुरू करते हैं। वे उसे खाना खिलाते हैं और उसे साफ करते हैं। वह पसीने से तरबतर होती है जिसे वे लगातार चाटते रहते हैं। ये कर्मचारी अंडे ले जाते हैं, उन्हें छोटे छोटे ढेर में रखते हैं और तब तक उनकी देखभाल करते हैं जब तक कि छोटे दीमक नहीं निकल आते। धीरे धीरे रानी पूरे टीले को जन्म देती है। जल्द ही रानी इतनी बड़ी हो जाती है कि वह कैप्सूल से बाहर नहीं निकल पाती। उसके पैर छोटे होते हैं और पंखों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और वह हिल नहीं पाती। मार्गोनेली कहती हैं, वह वास्तव में एक बंदी अंडाशय है। ऐसा कहा जाता है कि जब वह अपनी उपयोगिता के अंत पर पहुंच जाती है तो उसके बच्चे उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं और उसे चाट चाट कर मार डालते हैं तथा उसके शरीर से तरल पदार्थ और वसा को बाहर निकाल लेते हैं। मार्गोनेली कहते हैं, यह एक दिलचस्प सवाल है। क्या वह प्रभारी है या वह वास्तव में बंदी दास है, परम रानी मां जिसने अपने बच्चों और टीले के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया? रानी के मरने के बाद भी कर्मचारी उसकी देखभाल करते रहते हैं, उसे साफ करते हैं और उसके अंडों का इंतजार करते हैं। मोफेट कहते हैं, रानी उनकी मां है, वह उनकी भगवान है। उन्होंने अपनी पूरी पहचान उसके स्वास्थ्य और सुरक्षा के इर्द गिर्द ही बना रखी है। एक बार जब वह चली जाती है तो जीवन का कोई मतलब नहीं रह जाता। पूरा टीला धीरे धीरे खत्म हो जाता है। वे अपने पीछे जो कुछ छोड़ जाते हैं वह है यह विशाल खोल, ये शहर, यह विशाल टीला। ये संभव है कि यह उसकी संतानों, उन युवा कुंवारी रानियों द्वारा फिर से आबाद हो जाए जिन्हें उसने पहले भेजा था। इससे चक्र फिर से शुरू होता है। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।